स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सामने आ रही है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ सकती है, इसी को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा अग्निपथ योजना की, जिसके संबंध में मैंने आपको कहा था कि आप तर्क युक्त अपनी बात कहें, पक्ष विपक्ष इसे ध्यान में रखें और बाहरी वातावरण को प्रभावित किए बगैर अपनी बात एक स्टूडेंट के रूप में कहें। और मेरा ये प्रयास, मेरा ये कहना काफ़ी सफल रहा और बहुत से बच्चों के मैसेज आए, सबने अच्छा लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ये देखा, लिखने का प्रयास किया। मैं आपको सही बात कहूं, लिखने का प्रयास करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है कि हम ये लिखें। यदि मैं आपसे कहूं कि अपने बारे में 10 लाइनें लिखें तो भी आप सोच में पड़ जाओगे। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि आपने लिखा। लिखना बहुत बड़ी बात है और एप्रिशिएट करता हूं आपको मैं। गलत लिखा, सही लिखा, ये बाद की बातें होती है, पहले तो चलना पड़ता है ना। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। जीवन में बहुत आगे जाओगे आप। इसमें से कुछ बच्चों के जो मैसेज है, जैसे कनिष्क ने लिखा है, अनिल ने लिखा है, एक मैथ स्टडी 247 है, संचाली है, के जाट है, प्रज्ञा है, रामू है, एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मुझे अच्छा लगा। सभी ने अपनी अपनी बात अपने तरीके से कही, कहने का प्रयास किया, शब्दों का चयन भी अच्छा था। प्रज्ञा ने इस संबंध में जो बात कही है वो पक्ष में कही है। पक्ष में उनका ये कहना है कि 4 साल के जॉब के बाद उनके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा, उनकी कौशलता बढ़ेगी और वो कौशलता उन्हें अन्य क्षेत्र में ले जाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अलावा उनको जो राशि मिलेगी, कल मैंने आपको बताया था, उस राशि के माध्यम से वो अन्य किसी क्षेत्र में अपनी दक्षता दिखा सकते हैं। उन्होंने अपनी बात कही। कनिष्क माथुर है, उन्होंने भी अपनी बात कही। इन्होंने लिखा है कि सर को सादर प्रणाम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपके संस्कार हैं सर। ये योजना तो एक तरह से सेना की मनरेगा हुई। सर, ये योजना तो एक तरह से सेना की मनरेगा हुई, ध्यान दें, जिसमें सिर्फ 4 साल की रोजगार गारंटी है। 4 साल के लिए कोई अपनी जान देने के लिए क्यों तैयार होगा? इस योजना में सिर्फ अग्नि ही दिखती है, पथ नहीं। अंडरलाइन करें, इस योजना में सिर्फ अग्नि ही दिखती है, पथ नहीं दिखती। इसका मतलब ये है कि आप 4 साल तक करते रहो, लेकिन 4 साल के बाद आप वापस उसी जगह पर आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। हल्का सा परिवर्तन आप में जरूर आएगा। जैसे प्रज्ञा ने कहा कि आपको कुछ धनराशि मिलेगी, आप में दक्षता आएगी, वो तो आएगा, नो डाउट। आप सामान्य की बजाय तो थोड़ा अलग दिखोगे, लेकिन जगह वही होगी जहां से आपने स्टार्ट किया था। क्लियर? सेना का अनुभव वह अन्य विभागों में कैसे इस्तेमाल करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है कि सेना का अनुभव तो सेना में होगा, अन्य विभागों में कैसे कर सकता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है। जैसे इसी संबंध में एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि यदि वहाँ से वो रिटायरमेंट होकर आता है तो सामान्यतः हमने ये देखा है कि जो सेना से रिटायर होकर आते हैं वो या तो गार्ड की जॉब करते हैं
या कहीं पर किसी तरीके से रखवाली वगैरह का काम करते हैं, इस तरीके की बात आई है सामने। एक स्टूडेंट ने लिखा है, मेरे नाम अभी सामने नहीं आ रहा, ये रामू प्रजापति, इन्होंने लिखा है रिटायरमेंट के बाद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई जॉब नहीं मिलती है, ये इन्होंने कहा है। सेकंड बात, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि बाद में जॉब मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेरोजगारी तो अभी भी चरम सीमा पर है और बची उन 25% लोगों को जो जॉब देने की बात, तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। चलो ये तो हम नहीं कह सकते कि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, लेकिन प्रयास किया है इन्होंने। तो ये कुछ बातें हैं। रियल में मैं कहूं, आपने जो लिखा वो मुझे अच्छा लगा और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस चैनल में यही एक परिवर्तन किया है जो हो सकता है आपकी पकड़ में आ चुका है। आप अपनी बात कहिए, कोई भी टॉपिक होता है उस पर अपनी बात कहें, तर्कयुक्त बात कहो, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप में खुद में एक दक्षता पैदा होगी, एक एफिशिएंसी आएगी, एबिलिटी आएगी आप में। तो दोस्तों, अब इसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं आज का अपना लेक्चर और मेरे लेक्चर की शुरुआत हो रही है एक एक्ट से, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी इसमें कुछ बदलाव किया गया है। जो विज्ञापन आते हैं उन पर प्रतिबंध से संबंधित कुछ बात कही है। आइए देखते हैं इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए, कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले एक्ट कब बना था, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक्ट बना था 1986 में। ध्यान रखें, ये राजीव गांधी के काल में बना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यह एक्ट किसके काल में बना था। तो एक तो ये जो बना था राजीव गांधी के काल में बना था। इसमें उपभोक्ता जो ग्राहक होता है उसके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया और ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। बहुत शानदार बात है। इसी के तहत ही हम ये जो 24 दिसंबर है इसको मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। आप मोटे तौर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी कह सकते हो। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसी तरीके से यहां पर आपको मैं एक बात और बता देना चाहूंगा। स्टार्ट डाल के लिख दीजिए 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये आप ध्यान रखें। एक तो 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था, राजीव गांधी के काल में बना था। तो भारत में उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सबसे पहले जो एक्ट बना था ये 1986 में बना था। लेकिन आप जानते हो समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो हमारे सामने एक नई बात आई, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तन करके ये बना उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम। अधिनियम 2019 ये हमारे सामने है।
परिवर्तन होते रहते हैं ना, समय की डिमांड होती है, ये टाइम की डिमांड होती है। इसमें आप ये कह सकते हो कि 1986 की तुलना में अधिक तेजी से और कम समय में कार्रवाई करने की बात कही गई। लिख दीजिए 1986 मतलब इस एक्ट की तुलना में, 1986 की तुलना में अधिक तेजी व कम समय में कार्यवाही करने की बात कही गई। कम समय में कार्रवाई करने की बात कही गई मतलब पहले क्या होता था, जैसे केस दायर हो जाता था तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता था, स्पीड नहीं थी। इस कारण से क्या होता था, वही बात है, बाहर ज्यादा बढ़ जाता था। अभी भी इनके जो कोर्ट बने हुए हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट वगैरह हैं, उनमें भार बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो इसमें यह कहा गया कि अधिक तेजी में कम समय में कार्रवाई करने की बात हो। इसके अलावा यहां पर एक बात और हुई, और वो ये हुई कि सीसीपीए का गठन हुआ। ये आपके काम की चीज है, सीसीपीए का गठन हुआ। सीसीपीए पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कई बार इसका अखबारों में आप नाम भी सुनते हो, न्यूज चैनल पे भी कई बार सुना होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये है। अब ये क्या करती है, जैसे कोई अपराध हो गया या कोई उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हो गया, तो ये सजा का प्रावधान करती है, जैसे जुर्माना लगाना, इस पर प्रभाव करती ये करती है। एक लाइन लिख दीजिए, ये है सजा व जुर्माने का प्रावधान करती है, मतलब सजा सुनाने का काम करती है। ये डिसाइड करेगी कि इसको कितना जुर्माना देना है। क्लियर, ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, इसकी स्थापना ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 2020 में हुआ था, ध्यान रखना। और इस उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसकी स्थापना हुई है। सीसीपीए की स्थापना भूल मत जाना, 2020 में। और किसके तहत? उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। और वैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में बन गया था। ये 24 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था, मंजूरी मिली थी। इसी कारण से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। एक ही बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं, खूब पूछा जाता है। इसके साथ साथ मैंने इसको विश्व से जोड़ने का प्रयास किया, तो विश्व के संबंध में देखें तो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एक बार आप इसे नोट कर लो। अब मैं बात करना चाहूंगा, नई क्या बात आई है, नए प्रावधान क्या आए हैं। आइए कुछ बातें करते हैं। विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा व शब्द का इस्तेमाल डिस्क्लेमर में भी किया जाए। डिस्क्लेमर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अस्वीकरण, पर आप इंग्लिश में इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अस्वीकरण, आपने देखा होगा कोई एड आती है, फिर डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर को जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। आपने इसे देखा होगा, होता है ना कई बार, जैसे ऐड कर रहे होते हैं तो लास्ट में शर्तें व लागू, कभी एफएम में सुनते होंगे आप, तो टीएनसी अप्लाई एकदम से बोल देते हैं। तो डिस्क्लेमर में आप जो विज्ञापन में भाषा इस्तेमाल करते हो, शब्द इस्तेमाल करते हो, वो डिस्क्लेमर में भी करो, वो थोड़ा वक्त दो, जल्दी जल्दी नहीं। आपने एकदम से लगाया और तेज स्पीड में आप बोल गए, देखा होगा आपने कई बार, तो ऐसा नहीं किया जाए। छद्म भाषा वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध। छद्म भाषा क्या होती है? छद्म भाषा ये होती है
कि जैसे हम प्रचार तो किसी और का कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और बेचना कुछ और चाह रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये प्रचार तो इलायची का कर रहा है, लेकिन रियल में वो पान मसाले का कर रहा होता है। ऐसे समझिए आप, ये छद्म भाषा होती है। ठीक। भ्रामक विज्ञापन पर जुर्माने का प्रावधान। भ्रामक विज्ञापन होते हैं जैसे जंक फूड के हो गए विज्ञापन, ये इतना टेस्टी, ये वैसा वैसा करके आप देखिए बच्चों का कितना स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार के जंक फूड आप देखते हो और कितना नुकसान होता है बच्चों के शरीर में। आपको बदलाव दिखेगा, मेंटल एबिलिटी में बदलाव देखने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, जो कि बोलते कुछ हैं, ये होता है वो होता है, जबकि होता नहीं उसके अंदर, जो भ्रम पैदा कर देते हैं, सच्चाई नहीं दिखाते हैं, उन पर जुर्माने का प्रावधान है। पहली बार करोगे तो 10 लाख, दूसरी बार करोगे तो 50 लाख। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करना चाहूंगा राष्ट्रमंडल खेल, जो भी आने वाले महीनों में स्टार्ट होने वाले हैं, जुलाई अगस्त के आसपास है स्टार्ट होंगे। तब हम इसकी अच्छे तरीके से और भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं वो बातें करने जा रहा हूं जो आपके दिमाग में रच बस जानी चाहिए। उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, और बाद में देखेंगे जब वो स्टार्ट होंगे। राष्ट्रमंडल खेल है आपके सामने। एक तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल वास्तव में क्या होते हैं? राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह होता है जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे, उन्हें हम राष्ट्रमंडल कहते हैं। ये जो गेम होते हैं 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, ध्यान रखिए। 4 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन होता है। सबसे पहले जो इसका आयोजन हुआ था 1930 में, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये, और स्थान था हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। विशेष रूप से आपने ये बातें ध्यान रखनी है कि भारत ने मेजबानी कब की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। भारत से कोरिलेट करके आपने इसको हमेशा देखना है। कोई भी गेम हो, भारत का प्रदर्शन मोस्ट होता है, उसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। भारत ने जो मेजबानी की थी वो 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी 2010 में, और ये दिल्ली में आयोजन हुआ था इनका, दिल्ली में। और इससे पहले मतलब 2022 से पहले 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट में ये क्वींसलैंड में है, वहां पर हुई थी। होता क्या है, पिछला पूछ लेता है एग्जामिनर, आप जानते हो उन चीजों को। अब लेटेस्ट जो होंगे ये होंगे बर्मिंघम में। बर्मिंघम ये इंग्लैंड में है, ये जुलाई अगस्त के आसपास होने की उम्मीद है। अब मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, आगामी कब होंगे? आगामी होंगे 2026 में, 2026 में होंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये जो 2022 में हो रहे हैं ये 22 में है, ठीक है ना, 22 में है। ये नंबरिंग भी ध्यान रखना, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कौन से राष्ट्रमंडल के खेल थे, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां दे देता है। स्टूडेंट इन छोटी छोटी चीजों में गच्चा खा जाता है। क्या बात करते हो आप, सारा राष्ट्रमंडल खेल पढ़ लिया, इसमें कंफ्यूज हो गए कि यार 21वां था 22वां था। बहुत देखे हैं मैंने अपने जीवन काल में ये चीजें, इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करें, इनको बिल्कुल गौर से देखें, सतर्कता के साथ, नहीं तो बड़ा सराबा होगा और एक छोटी सी गलती आपको नुकसान पहुंचा देगी। तो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं जो 2022 में, याद भी हो जाएंगे।
ये जो होंगे 2026 वाले, ये कौन से होंगे? ये होंगे फिर 23 में, ऑब्वियसली बात है। और ये होंगे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अभी यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था पिछले संडे को, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है बर्मिंघम, और ये आ चुका है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ध्यान रखना, जब चल रहे होते हैं तो पहला पूछ लेता है। राष्ट्रमंडल खेलों की भारत ने कब मेजबानी की थी, सन पूछ लेता है। ये आते हैं, और ये वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम जानना तो चाहते हैं और जानते भी हैं, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं, बार बार नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क से गायब हो जाते हैं। फिर 2010 की जगह 12 आ जाता है, 13 आ जाता है, फिर वो ऐसा कुछ ऐसा होता है कि यार अब क्या करेंगे। तो आपको सतर्कता बरतनी है, ध्यान रखिए। एक बार आप इसे नोट कर। तो आज इस लेक्चर में हमने राष्ट्रमंडल खेल और उपभोक्ता के संबंध में जो क्वेश्चन बन सकते थे और जो बने हुए हैं उन पर हमने बात की, और बिल्कुल सिस्टेमेटिक तरीके से जो मोती मोती होते हैं वो मैंने आपको दिए हैं। कोई कचरा नहीं है इसके अंदर, कोई कचरा नहीं है। जैसे गेहूं को साफ करते हैं ना, फिर उसका आटा बनाते हैं, वैसे बिन बिन के आपको दे दिया है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, कितना विश्वास करते हो, ये तो देखिए आप लोगों की समस्याएं हैं। मानते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो भी अच्छी बात है, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।